अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 शो है ये माइंड मैटर्स। एक दफ़ा फिर मैं और इनब आ गए हैं आप लोगों के साथ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज भी एक बहुत ही ख़ास टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पे हमारे जो बच्चे हैं जो इस वक्त एक लर्निंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं उनको लेके ये बहुत ही अहम है। तो इनब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप अपनी खैरियत बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। ज़बरदस्त। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के हवाले से। तो ये बेसिकली क्या होती हैं? जी देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ न्यूरोलॉजिकली बेस्ड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इसमें बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि आपकी अंडरस्टैंड करने की लैंग्वेज, आप कैसे यूज़ कर रहे हैं उसकी सलाहियत, उसको रिसीव कैसे कर रहे हैं, वो प्रोसेस कैसे हो रही है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। तो ये सब, जैसे कि सीखने समझने की सलाहियतें जब मुतासर करती हैं हमारी रीडिंग स्किल्स को, हमारी राइटिंग स्किल्स को, हमारे मैथ सॉल्व करने को, रीजनिंग पावर को, तो इन सब को लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब रुकावट पैदा करने लगे, ये तो मैंने स्कूल के बच्चों की बात कर ली, अगर बड़े होने पे भी जैसे ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, या आ गया टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, ठीक है, या कोई चीज़ एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ गई, तो ये सब चीज़ें भी इसमें ये शुमार होती हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई आप किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता, तो ये सब लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं। नो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी इसके अंदर नहीं आती है। अच्छा जी, तो ये IQ से रिलेटेड नहीं है। सही, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज अलग ही एक फॉर्म इनका होता है, यही जो मैंने आपको बताया, रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब। सही। तो ये चीज़ है। अच्छा, अपने लिसनर्स की आसानी के लिए अगर हम इसकी जो कॉमन टाइप्स हैं वो जान ले तो मेरा ख्याल है लिसनर्स ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकेंगे इसको। जी देखिए, कॉमन टाइप्स में डिसलेक्सिया आ जाता है, जैसे हम रीडिंग या लैंग्वेज बेस्ड स्किल्स को जब अफेक्ट करने लगती है चीज़ें, तो उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। फिर डिस्ग्राफिया वो है जो राइटिंग में खलल पैदा करता है। आप देखेंगे कि ना स्पेस दी जा रही है राइटिंग में, कहीं कैपिटल लेटर, कहीं कैपिटल लेटर नहीं, कहीं पर आपको समझ में नहीं आएगा वो लेटर क्या है। तो इस तरह मतलब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो लेटर कहाँ का कहाँ भाग रहा है। ठीक है। डिसकैल्कुलिया, इसको हम मैथ्स के जिनको मैथ्स नंबर से प्रॉब्लम होती है, तो वो उसमें जिसमें मैथ्स की मुश्किलें आपको मतलब खड़ी होती हैं, तो इन सब चीज़ों को डिसकैल्कुलिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, ये सारी चीज़ें लर्निंग डिसेबिलिटीज में आती हैं। इसके अलग टाइप्स में आप ये देखेंगे कि ऑडिटरी या विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स हैं, या नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। मतलब बच्चे के अंदर है बहुत कुछ, वो इजहार नहीं कर पा रहे हैं, वो कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें भी इसमें शुमार होती हैं। मतलब लेकिन ये आपके IQ को वो नहीं करता है, ये आपकी बस एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स के अंदर में आता है। तो इसलिए हम इसको नाम तो हमने है कि दिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ये इस टाइप के और भी हैं। तो अगर हम इसका नाम इसको ना देके, क्योंकि अब ये नाम बोले नहीं जाते हैं, इसको ज्यादातर कहा जाता है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन मैथ्स, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग और राइटिंग, और ये कोई भी ऑडिटरी, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये सब। जबरदस्त। अच्छा, इसकी मिसाल मेरे ज़हन में वो तारे ज़मीन पे आ रही है। अच्छा, और मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ आपकी बातों से कि वो जो तारे ज़मीन का बच्चा दिखाया था, इन्होंने क्योंकि एक मेंटल हेल्थ इशू को लेकर उन्होंने मतलब जो है वो फिल्म बनाई लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर, तो उन्होंने तो ये सारे जितने आपने बताया डिसलेक्सिया और क्या क्या था जो आपने टर्म्स बताए हैं, तो सभी इन्होंने इन्वॉल्व करके उस बच्चे में दिखाया, क्योंकि उसको पढ़ने की भी मुश्किल थी, उसको मैथ्स भी समझ में नहीं आती थी, वो लफ्ज़ भी बहुत करीब करीब लिखता था, तो उसको हमें मतलब इस तरह से दिखाया गया है। लेकिन लाजमी नहीं है कि सब एक साथ हो। जी, ये भी नहीं है, और ये भी है कि एक किसी में हो या दो किसी में हो, तो जरूरी नहीं है कि सब चीजें सब में हो। ठीक है, कभी कभी जैसे राइटिंग में बच्चा B का D बनाता है, तो अब अगर B का D बना रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे उसके कोई
इंटेलिजेंस उसकी कम हो रही है, उसकी IQ कम है, तो वो चीजें अक्सर आप बच्चों में देखेंगी। B का D बनाना, या किस E को C बना देना, तो ऐसी चीजें आपको दिखेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चे को ये समझ लें कि बच्चे में IQ नहीं है या उसका लो IQ है। सही, मतलब इंटेलिजेंस का ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कोई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी उसको हो सकती है। जी, आप सुन रहे हैं माइंड मैटर्स RJ महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अच्छा, तो ये जो इसकी अगर हम देखें कि ये जैसे आपने बताया कि ये इस तरह की डिसेबिलिटी है, वो नहीं समझ पा रहा, बाज़ औक़ात मैथ्स में वो स्ट्रगल कर रहा है, बाज़ औक़ात लिखने पढ़ने में स्ट्रगल कर रहा है, तो इसकी कोई पीछे कॉजेज़ होती हैं? मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो उसको तंग कर रही है, या फिर ये कि ये बस हो जाती है, कुछ इसका पता चला है? नहीं, इसका भी यही है कि इनके एग्जैक्ट कॉजेज आर स्टिल अननोन, बट रिसर्च जो है वो सजेस्ट करती हैं कि इनके पीछे भी जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं। ओके, इनके पीछे भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के टाइम या बर्थ के वक्त अगर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, वही मैंने बताया कि जैसे प्रीनेटल या न्यूनेटल रिस्क, या कभी कोई बीमारी ऐसी हो गई मेनिंजाइटिस टाइप, तो या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए जैसे कि कोई इंजरी हाँ बचपन में या ऐसा कुछ, या प्रेगनेंसी के टाइम, तो ये सब चीज़ें, ये सारे कॉजेज बनते हैं। एंड यहाँ पर भी मैं यही कहूँगी कि दे आर नॉट कॉज्ड बाय पुअर टीचिंग या लैक ऑफ इंटेलिजेंस और कल्चरल फैक्टर्स, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये यही कॉजेज हैं कि बर्थ के टाइम या एनवायरमेंटल, जैसे कोई इंजरी हो गई या कोई बीमारी, तो ये कॉजेस बनते हैं ऐसे। सही। अच्छा, तो ये लोग जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी, जैसे आपने बताया अभी शुरू में कि स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या इस बात का चांस है कि ऐसे बच्चे जिनको ये प्रॉब्लम है, डायग्नोज भी हो चुका, लेकिन अब वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में और स्कूल में वो कामयाब हों, वो अच्छे नंबर्स लेकर आएँ, ये पॉसिबिलिटी उनके लिए है? जी, एब्सोल्युटली। अगर सही सपोर्ट और स्ट्रेटजीज उन्हें मिले तो ऐसे लोग जिनके पास लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो स्कूल या अपने करियर में काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे कि हमारे आमिर खान साहब हैं या अभिषेक बच्चन हैं, तो इन्होंने भी अपने ये लर्निंग डिसेबिलिटीज का शिकार हुए हैं, अपने बचपन में ये सब चीज़ें इन्होंने फेस की हैं। जी, आमिर खान का खुद का कहना है कि ही वॉज डिसलेक्सिक, हाँ, ही वॉज अ डिसलेक्सिक चाइल्ड। और अभिषेक बच्चन भी कुछ ऐसे ही हैं, इसी और इनकी जो स्कूलिंग हुई है वो बाहर यूरोप में हुई है, तो इनको भी ऐसे स्कूल में भेजा गया था, लेकिन बाद में आई डोंट नो उसके बाद क्या फर्दर रहा, लेकिन अपनी फील्ड में दोनों एक अच्छी एक्सेल कर रहे हैं, अच्छी प्लेसेस पर हैं। जबरदस्त। अच्छा, ये भी अपनी बड़ी अच्छी मिसाल थी, क्योंकि होता क्या है ना कि हम एक तारे ज़मीन पे मूवी बनी है और उसमें डेफिनेटली वो बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, फिर वो बच्चा आखिर में माशाल्लाह मतलब वो करके दिखाता है सब कुछ, और टॉप भी करता है, उसका कवर पे जो स्कूल का होता है उस पे पिक्चर भी आ जाती है। लेकिन जब हम देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये तो फिल्म है, आम जिंदगी में ऐसा कब होता है? मतलब हम लोगों की एक जिंदगी में ये भी सोच होती है, लेकिन आपने रियल एग्जांपल्स नहीं, ऐसी बात नहीं है कि फिल्में थोड़ा सा हटके बनाए, फिल्में भी उन्हीं चीज़ों को लेती हैं, या आजकल के तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है, तो वो भी ऐसी चीज़ें दिखाएंगी कि हम क्या फर्दर कर सकते हैं। देखिए, विद सपोर्ट, विद ट्रीटमेंट, उसने भी अच्छा करके दिखाया। Exactly. तो जरूरी नहीं है कि अगर वो बच्चा मैथ्स नहीं कर पा रहा तो हम मैथ्स पे ही फोकस करे जाएं, लेकिन वो उसमें भी करेगा, बट विद टाइम, बाय ब्रेकिंग द कोई भी चीज अगर ब्रेक कर करके या स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखाई जाए तो बच्चा धीरे धीरे स्ट्रगल करेगा। एकदम से आप ओवरनाइट एक अच्छा रिजल्ट चाहेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट पॉसिबल। सही। अच्छा, इसमें जो है लर्निंग डिसेबिलिटी का जो बच्चे शिकार हैं, उनके लिए वो कौन सी स्ट्रैटेजी, जैसे आप जिक्र कर रही हैं कि उनको प्रॉपर सपोर्ट मिलती है, अगर स्ट्रैटेजीज इस तरह की होती हैं तो ये इनकी लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज होंगी, किस तरह की सपोर्ट उनको दरकार है? जी, देखिए, इनके कामों को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना चाहिए। अगर कोई ऐसा काम है तो चाहिए कि छोटे छोटे उनको स्टेप्स दिए जाएं वो काम करने के लिए। इन्हें अलग से इंस्ट्रक्शन देकर समझाना चाहिए,
अब उसमें उस मूवी में भी आप देख रही थी कि आमिर खान उसके साथ बैठता था। तो इसीलिए ऐसे बच्चों को कभी कभार स्पेशल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर बच्चों को काम तोड़ के और ऐसे समझाया जाए या इनके टेस्ट वगैरह में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, ठीक है, इनके साथ बैठ के इनको क्वेश्चन समझाया जाए, या हर अच्छे काम पे अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हर पॉजिटिव काम पे उनको एक एनकरेजमेंट मिले, तो ऑब्वियसली ये उनके लिए उनको हेल्प करेंगे ये चीज़ें। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, यहाँ पे ना एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है, जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर कोई बच्चा इनकी रीडिंग राइटिंग से मतलब जो ना उसको उलझन है, उसको प्रॉब्लम है वहाँ पे, या किसी बच्चे को मैथ्स में है, किसी बच्चे के साथ कुछ और मतलब स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे पेरेंट्स की क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वहीं को मतलब जैसे एक है कि इंजीनियर ही बनाना है तो मैथ्स पढ़ना पड़ेगी, या फिर ना नहीं किसी माँ बाप का हो सकता है ख्वाब हो कि नहीं मेरा बच्चा पेंटर बन जाए, तो वो उसी पे मतलब जो ना फोकस कराए। कितना मतलब फ्लेक्सिबल होना पेरेंट्स का या पेरेंटिंग में आपको फ्लेक्सिबल होना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, जब पेरेंट्स को ये सिम्टम्स नजर आने लगे तो उनको इतना रिजिड नहीं होना चाहिए। उन्हें थोड़ा ये फ्लेक्सिबिलिटी मतलब देना चाहिए, अपने आप भी वो फ्लेक्सिबल हों और बच्चे को भी समझें कि मेरा बच्चा कहाँ तक कर पा रहा है, और अगर एक सब्जेक्ट में वो नहीं कर पा रहा तो दूसरे सब्जेक्ट्स में वो ज्यादा अच्छा कर रहा है। तो बनिस्बत इसके कि आप बच्चे को एक ही सब्जेक्ट में पुश करे जा रहे हैं जिसमें बच्चा नहीं इंटरेस्ट रख रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उसकी सुने और बेशक बच्चे के साथ रहें और उसको समझें, उसको सपोर्ट दें, ताकि आपको पता चले कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, और कोशिश करें कि आउटसाइड सपोर्ट लें, सो दैट मतलब आई मीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सपोर्ट लें, ताकि आपको बच्चे के स्ट्रेंथ्स भी पता चले अगर आप वो नहीं खुद ढूंढ पा रहे हैं। अपने बच्चे को एनकरेज करें, उसकी टीचर्स या जो भी स्पेशलिस्ट है उसके साथ एक रेगुलर एक राब्ता कायम करें, उनके साथ मिलके एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान जिसे IEP कहा जाता है वो बनाएं, सो दैट बच्चा जिसमें भी पीछे है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़े। सही, गुड। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है कि इधर मतलब अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें भी मिसकंसेप्शंस हैं अभी सोसाइटी में कुछ इसको लेके? जी, अक्सर ये देखा जाता है कि जब ये आपको ये लग जाता है कि हाँ इसके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो सबसे पहले बात ये आती है उनके IQ के ऊपर कि दे आर लेस इंटेलिजेंट। तो इन रियलिटी दे हैव एवरेज या अबव एवरेज इंटेलिजेंस। तो लो ऐसी बात नहीं है कि वो लो IQ का शिकार है। अगर वो एक चीज में एक्सेल नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी चीज में डेफिनेटली वो अच्छा कर रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, इसमें बस वही है कि आपके पेरेंट्स का मतलब जो इंटरेस्ट है बच्चे का कि वो कहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहा है या यहाँ पे कहाँ पे ऐसा है कि वो सबसे बेहतर करता है, तो उसको आइडेंटिफाई करके उस पर मेहनत करना जरूरी है। नो डाउट जी। जबरदस्त, ग्रेट जी। लिसनर्स, तो ये आज की हमारी एपिसोड लर्निंग डिसेबिलिटीज के हवाले से थी, और इसमें हमने आपको सारी चीजें बताई कि ये होती क्या है बेसिकली, कौन कौन से मिसकंसेप्शंस हैं इसको लेके, और क्या इसकी वजूहात बनती हैं, किस तरह की स्ट्रेटजीज आप जो है ना फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के एपिसोड से भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आप में से किसी का बच्चा इस तरह की डिसेबिलिटी का शिकार है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। डेफिनेटली आपने ये देखना है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ पर है, वो किस चीज़ में बहुत अच्छा है, आप उसको सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली दुनिया में पेरेंट्स से बड़ी जो सपोर्ट पावर है वो कहीं पर भी नहीं बच्चे को मिल सकती। तो आपने सबसे पहले उनकी मतलब जो है वो जगह पे आना है, उनको सपोर्ट करना है, इंकरेज करना है अपने बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों पर, जैसे आपने बताया। तो इंशाल्लाह सारे के सारे मसाइल हल हो जाएंगे और आपका बच्चा एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर डेफिनेटली उसका होगा, अच्छा एक फ्यूचर उसका मुंतज़िर होगा। जी, अब इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मिलने वाले, तो शुक्रिया। और साथ ही हम कहेंगे अपने लिसनर्स को अल्लाह हाफिज़।